जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी एक माउंट की तलाश में टूम में आ चुका था और वहीं पे एक्सप्लोर कर रहा था। दूसरी तरफ उसकी बहन की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। अब उसकी जिंदगी के बस 2.5 साल ही रह गए हैं। वो अपने कनेक्शन में हर इंसान को कॉल करती है, पर हर एक से बड़ा एक ठरकी निकलता है। चारों तरफ से हार मानने के बाद उसे अपने भाई की याद आती है, तो तुरंत ही भाई से मदद मांगने के लिए उसके घर पे आती है, पर घर पूरा खाली था और उसे अपना भाई कहीं नहीं मिलता। और वहीं क्विंग फेंग टूम में मॉन्स्टर्स की लहरों को काटते हुए अब आखिरी बॉस के कॉफिन के सामने आ चुका है और उसने आसानी से अपनी नई मिली हुई स्किल्स की हेल्प से इसे भी मार दिया था। पर ये बस गोल्ड लेवल का बॉस था, तो ज्यादा कुछ अच्छी लूट नहीं मिलती, बस एक को छोड़ के एक माउंट बेल। अपनी लूट में माउंट बेल देख के तो क्विंग फेंग भी हैरान था और यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे नए एपिसोड की शुरुआत होती है। क्विंग फेंग अब भी अपनी माउंट बेल को देख के बहुत खुश हो रहा था और वो कहता है कि इसमें तो सच में एक माउंट है। लिनलियो सच में एक कोई फिश है, उससे बातचीत करना सच में वर्थ इट था। यहाँ लिनलियो लिटिल ब्लैक का ही नाम है, मैं दूसरी ट्रांसलेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। फिर क्विंग फेंग इस बेल की इंफॉर्मेशन जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस माउंट बेल के अंदर है घोस्ट नाइट वुल्फ। इसका इस्तेमाल करने पे क्विंग फेंग एक लेवल 11 के घोस्ट नाइट वुल्फ को समन कर सकता है, जो इसकी बैटल में मदद करेगा और एमसी इसके ऊपर राइड भी कर सकता है। इसमें लेवल 11 की लेवल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब लेवल 11 से नीचे का बंदा इसे यूज नहीं कर सकता। क्विंग फेंग जब इस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है बहुत अच्छे, ये घोस्ट नाइट वुल्फ अर्ली स्टेजेस में मिलने वाले माउंट्स में से सबसे तेज माउंट्स में से एक है। फिर हमें घोस्ट नाइट वुल्फ के पूरे स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। ये लेवल 11 का गोल्ड ग्रेड मॉन्स्टर है। इसकी स्ट्रेंथ 148 है, फिजिक 155 है, एजिलिटी 191, स्पिरिट 135। ये माउंट तुम्हारे साथ साथ ही एक्सपीरियंस गेन करेगा और अपने आप को लेवल अप करेगा। पर अगर तुम इस माउंट बेल को किसी और को बेचते हो तो इसने जितनी भी अपग्रेडेशन की होंगी, इसने जितना भी लेवल अप किया होगा, वो सब कुछ रिस्टोर होकर अपने इनिशियल लेवल तक किया जाएगा। मतलब वो फिर से एक नॉर्मल लेवल 11 का गोल्ड ग्रेड माउंट ही बन जाएगा। फिर क्विंग फेंग अपनी माउंट बेल का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत ही सारी ग्रीन फ्लेम्स के अंदर से एक पावरफुल गुर्राता हुआ घोस्ट नाइट वुल्फ बाहर आता है, जो कि देखने में सच में बहुत डेडली लग रहा था। क्विंग फेंग भी इस वुल्फ को देख के बहुत खुश होता है। फिर वो इसकी स्किल्स को भी चेक करता है, जहाँ इस वुल्फ के पास है पहली स्किल स्प्रिंट। इसे एक्टिवेट करने पे इस भेड़िए की मूवमेंट स्पीड 245% इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी स्किल है नाइट वॉक। इसे एक्टिवेट करने पे एमसी परमानेंटली रात में लेवल 1 की स्टेल्थ में रह सकता है। इसमें हमला करने पे स्टेल्थ ब्रेक होती है। 120 पॉइंट का स्टेल्थ ब्रेक अटैक डैमेज पड़ता है। एक बार स्टेल्थ ब्रेक करने पे तुम्हें 60 सेकंड तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके तुम दोबारा स्टेल्थ में जा पाओगे। तीसरी एबिलिटी है काउंटर अटैक, जिसमें वो किसी भी सिंगल टारगेट पे 3 अटैक करता है और हर हमले में 267 पॉइंट की फिजिकल अटैक पावर ऐड हो जाती है और इसमें कूल डाउन 12 सेकंड का है। चौथी स्किल है वुल्फ हाउल। इसे यूज करते ही सारे फ्रेंडली टारगेट्स की अटैक पावर, फिजिकल डिफेंस, सारे एलिमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अटैक पावर में 35 अटैक पॉइंट्स भी ऐड होते हैं। ये एनहेंसमेंट पूरे 1800 सेकंड तक रहती है। इसका कूल डाउन 600 सेकंड का है। ये पढ़ने के बाद क्विंग फेंग इस वुल्फ की बॉडी चेक करते हुए कहता है कि ये तो एक माउंट भी है और एक बैटल पेट भी, और साथ ही साथ इसके पास अपनी खुद की बिल्ट इन इनविजिबिलिटी है। नॉट बैड, ये तो सच में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। फिर हमें क्विंग फेंग जिस टूम में है उसी के ऊपर वाली जगह पे दिखाते हैं। यहाँ चारों तरफ शांति है, कोई शोर नहीं। पर अगले ही पल क्विंग फेंग अपने वुल्फ के ऊपर बैठे बैठे एकदम जोर से हाउल लगाते हुए बाहर आता और एकदम से चारों तरफ शांति की अशांति हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि कोई मॉन्स्टर इस शोर को सुन के यहाँ पर आ भी पाता, उससे पहले ही एमसी अपने भेड़िए पे बैठे बैठे इतनी स्पीड से यहाँ से निकल जाता है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। और क्विंग फेंग भी अपने स्टेल्थ और इस इनविजिबिलिटी का फायदा उठा के बढ़िया मजे ले रहा था और वो राइड करते करते कहता है अब आगे मुझे लेवल 15 तक अपग्रेड करना है खुद को और इतनी लाइफ स्पैम कमानी है जिससे मैं इस माउंट को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट कर पाऊं। अब अगली बार जब मैं लॉग आउट करूंगा तो मैं तुरंत अपने माउंट पे राइड करते हुए मैजिक सिटी की तरफ निकल जाऊंगा और भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए क्वान सीसी को पहले खत्म करूंगा। फिर क्या था, क्विंग फेंग ने अब जबकि अपना टारगेट सेट कर ही लिया है, वो अपने भेड़िए पे सवार होकर फुल स्पीड में एक ही डायरेक्शन में भागने लगता है। फिर किसी की छतों पे छलांगे मारते हुए वो हमें बताता है कि अब मैं जा रहा हूँ रिवर एंड सी अरीना में। ये बहुत ही बड़ा एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। इस जगह में 2 अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं और इसका एनवायरनमेंट भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मुझे तेजी से लेवल अप करने के लिए ये एक बेस्ट जगह होगी। फिर क्विंग फेंग छतों से कूदते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भागते हुए अपनी रिवर एंड सी अरीना में पहुंच जाता है। और जैसा कि क्विंग फेंग ने बताया था कि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, जैसे ही एमसी अंदर आता है वहाँ उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल और जायंट, एक बड़ी सी रेड हेड और एक जायंट सिल्वर आर्मर में बॉस एमसी के पीछे ही पड़ जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी एमसी के माउंट के लिए एकदम परफेक्ट है। वो छलांगे मारते हुए सारे बॉसेस और मॉन्स्टर्स को अपने पीछे लूर कर रहा होता है
और एमसी देख के कहता है ये तो एक पैराडाइस है लेकिन सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए। फिर क्वैंग का वुल्फ एक छलांग मारते हुए छत की दूसरी तरफ निकल जाता है और वो बॉस मास्टर उसे देखता ही रहता है और इस छलांग पे एमसी और उसके वुल्फ को एक परफेक्ट एंगल मिल जाता है। तो क्वैंग और उसका वुल्फ भी इन मॉन्स्टर्स पर खून के प्यासे भेड़िए की तरह एक छलांग लगाते हुए अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करके टूट पड़ते हैं। एमसी भी अपनी आंखें एकदम से खोलता है और इंस्टेंट शैडो स्लैश के साथ यहाँ खड़े सारे के सारे ही मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है। एक सुहानी शाम, बस रूइन सिटी को ना देखो तो बहुत ही अच्छी है। इसी जगह पे आन्यू अपनी एक स्ट्राइक के साथ एक मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और अपना पसीना पोंछते हुए कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम जीत गए। पर इस बार आन्यू अपनी टीम में एक चमचा लेके आई थी जो किसी अनजान प्रजातियों के इंसानों की तरह तालियां बजाते हुए आन्यू की तारीफें करते हुए कहता है जैसा कि कैप्टन आन से उम्मीद करी जा सकती थी उनका डैमेज तो सच में इंसेन है। और इस चमचे का नाम है मान नाइलियांग और ये जियांगहाई सिटी के डायरेक्टर का चूजा है, मतलब बच्चा है। और ये चूजा मनी मन सोच रहा था कि हिडन प्रोफेशन ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन सच में ऑसम है। आन्यू भी सच में मेरी पसंदीदा औरत कहलाने के लायक है। ये आन्यू पे लाट का ही रहा था पर आन्यू आगे बढ़ते हुए कहती है कि ये बॉस बस लेवल 8 का गोल्ड ग्रेड बॉस है पर फिर भी हम सबको मिलके भी इसे मारने के लिए 10 मिनट से भी ज्यादा लग गए। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि बॉस ने कैसे एक प्लेटिनम बॉस को अकेले मार दिया। पर पीछे से इसका नया चमचा कहता है कि वो तो बस एक हलकट असेसन है जो अपनी लुका छिपी वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बॉस को मारता है। उसके तो भाग्य में ही लिखा है वो जिंदगी भर अनवर्दी ही रहेगा। और ये चमचा मनी मन सोच रहा था कि किस्मत से इस लड़की के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और मेरा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेटे के स्टेटस से मैं इस लड़की को आसानी से अपने चंगुल में फंसा सकता हूँ। पर यहाँ आन्यू जब ये देखती है कि ये अपने बॉस को हलकट कह रहा है तो ये लड़की नौटंकी करते हुए कहती है क्या सच में? पर इस हिसाब से तो तुम्हारे जैसे आर्चर के लिए क्या ये और आसान नहीं होना चाहिए कि एक बॉस को मार सको? अब अपना तीर अपने पिछवाड़े में घुसा देख के लड़का हिचकिचाने लग जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है आवा मेरे जैसा सीधा साधा और अच्छा इंसान ऐसी घटिया टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करता। फिर वो चालाक लोमड़ियों की तरह इन लोगों के कान भरने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि शैडो रियल लाइफ में एक खून का प्यासा और लो क्लास पर्सन है। मैं शंघाई पुलिस फोर्स से एक हंटर को जानता हूँ, उसके पास लेवल 3 का एंटी स्टेल्थ लेवल है। मेरे ओपिनियन में तो सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि हम एक ट्रैप को सेट करते हैं और शैडो की रियल आइडेंटिटी का पता लगाते हैं और फिर उसे कंट्रोल करेंगे। इस तरह का इंसान जब हमारे ही ऑफिशियल स्टाफ की तरह काम करे तभी जाके हम चैन की सांस ले सकते हैं, वरना जिस तरह की चीजें सोंगफाई और जियानली के साथ हुई हैं वैसी चीजें दोबारा होंगी। क्या हम हर बार उसका फैलाया हुआ कचरा साफ करते फिरेंगे? और जैसे यहाँ ये अपना प्लान शेयर कर रहा था वहाँ आन्यू और वांगमिंग दोनों इसको आंख फाड़ फाड़ के घूर रहे थे। वो दोनों अब भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ के एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखते हैं। फिर 1 सेकंड के बाद दोनों धड़ाके मार मार के हंसने लग जाते हैं। वांगमिंग कहता है श्याओमा तुम नहीं समझोगे। आन्यू इसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है कि अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो हमसे उसका फिलारा साफ करने के लिए भीख मांग रहा हो, बल्कि हमें उसका फैलाया हुआ कचरा साफ करना ही होगा। तभी जाके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उसके साथ एक कांस्टेंट पोजीशन बरकरार रख पाएं और तब जाके हम उसके साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। वांगमिंग बताता है कि पूरी दुनिया में पहला गोल्ड बॉस का किल, पहला प्लेटिनम बॉस का किल और ये दोनों के दोनों ही अकेले मारे उन्होंने। अगर तुम इस लेवल के इंसान को अपने साथ कोऑपरेट कराने के लिए जीत नहीं सकते तो क्यों इसे नाराज करना। आन्यू हंसते हंसते इसका मजाक उड़ाती है कि क्या कोई क्रीपर तुम्हारा दिमाग भी खा गया। और इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद ये बंदा तो बेचारा शर्म के मारे पानी पानी होने लग जाता है। इसका पूरा चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। पीछे से वांगमिंग कहता है अब डांटना बंद करो, डांटना बंद करो, ये एक सेकंड जनरेशन का यंग मास्टर है। पीछे से आन्यू कहती है तो क्या हुआ, क्या सेकंड जनरेशन को दिमाग की जरूरत नहीं होती? तो वांगमिंग कहता है अगर तुमने थोड़ा और बोला तो वो बस रोने ही लगेगा थोड़ी देर में। पर अब मान नालियांग की शर्म गुस्से में बदल चुकी थी और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है डैम शैडो, क्या वो बस मक्खियों की तरह मसला जानने वाला असेसन नहीं है? मैं तुम्हें उसकी स्टेल्थ लेवल के साथ कीप अप करने का एक रास्ता बता रहा हूँ, तुम फिर भी डर रहे हो कि उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और तुम बिना किसी बैकग्राउंड वाले लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे डांटा? आन्यू तुम तो बस देखो मैं कैसे उस शैडो से भी बेहतर बन के उसे पकड़ता हूँ। फिर मुझसे माफी मंगवाने के लिए मैं तुम सबको अपने सामने घुटनों पे लेके आऊंगा, तुम सब मुझसे दया की भीख मांगोगे। वो पीछे बंदरों की तरह उछलते हुए बकवास किए जा रहा था पर यहाँ आन्यू और वांगमिंग तो इसे इग्नोर करते हुए बॉस की ड्रॉप लूट के बारे में चेक करने लगते हैं। आन्यू बताती है कि यहाँ पर एक प्री
बीस्ट का गोल्ड टियर इक्विपमेंट है। फिर वो ऐसे ही पूरी लिस्ट बताती है और उसके बाद वो थोड़ा सोचने लग जाती है और वो बताती है कि आखिर बिग बॉस ने हमें थोड़े समय पहले ही तो बहुत सारे गोल्ड लेवल के और कुछ प्लेटिनम लेवल के आइटम्स भी बेचे थे। इतना सब पाने के लिए उन्होंने आखिर कितने ही बॉसेस को मारा होगा, और या फिर उनके पास कोई ट्रेजर हंटिंग का टैलेंट है जिसकी हेल्प से उन्होंने बहुत सारी ट्रेजर चेस्ट को ढूंढा और उनके अंदर से इतनी सारी आइटम्स निकाली। वांग मिंग बस इसकी इमेजिनेशन के बारे में सोचता ही रह जाता है। पीछे से वो बंदर अब भी उछल कूद करते हुए चिल्लाया जा रहा था, पर ये लोग अब भी इसे इग्नोर करते हुए कहते हैं, कैप्टन आन भले ये देखने में कुछ ज्यादा ही लग रहा हो पर मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। जिसपे आनियो कहती है, क्या, किस चीज की चिंता? तो वांग मिंग बताता है कि अभी हाल ही में हुआ एक केस, क्या आपको जांगनान होटल केस के बारे में पता है? दी डुआंग फांग फैमिली, वो लोग वहाँ जांगनान होटल में पार्टी कर रहे थे पर अचानक से वो पूरे का पूरा परिवार एक साथ ही गायब हो गया। मेरा मतलब कि अगर ये सच में शैडो ने किया है तो क्या फिर भी हमें इसके बावजूद इसकी मदद करनी पड़ेगी? हमें अब भी शैडो के असली कैरेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चला है। क्या होगा कि वो सच में कोई खतरनाक और डेविलिश सीरियल किलर हुआ तो आनियो कहती है कि मुझे भी इस केस के बारे में पता है, हायर अप्स इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वो सब भी यही अंदेशा लगा रहे हैं कि ये सब जरूर शैडो ने ही किया है, पर अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि ये सब शैडो ने किया है। फिर वो एक हल्की मुस्कुराहट के साथ वांग मिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर ये केस सच में शैडो का ही कारनामा हुआ तो मैं तब भी उसके साथ कोऑपरेट करना ही चुनूंगी। भले ही हायर अप्स उसका फैलाया हुआ कचरा साफ करने के लिए मना कर दें तो मैं तब भी पर्सनली खुद जाके उसका कचरा साफ करूंगी। जो सुन के तो वांग मिंग बहुत हैरान हो जाता है, उसकी तो बोलती बंद हो जाती है और वो एकदम से एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, क्या, क्यों? पर आनियो एकदम रिलैक्स मूड में आगे बढ़ते हुए कहती है कि कौन ही शैडो का पिछवाड़ा सहलाना चाहेगा। जो सुन के तो वांग मिंग भी कंफ्यूज हो जाता है और हम भी। तभी इन लोगों की तरफ भागते भागते इनकी टीम का स्वॉर्ड मास्टर आता है और वो चिल्लाता है, टीम लीडर आन। हम जब आगे का एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने वहाँ एक बहुत ही बड़ी प्लेस देखी जो किसी ग्लैडिएटर अरीना जैसी लग रही थी, पर उसके अंदर के सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। वहाँ के ग्राउंड पे चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं और मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन सी टीम इतनी ज्यादा ताकतवर है जिसने अंदर के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। जो सुन के आने में बहुत खुश जाती है और वो एक्साइटमेंट में चिल्लाती है, चलो आगे चल के देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। इसकी एक्साइटमेंट को देख के वांग मिंग के पसीने छूटने लगते हैं। फिर हमारा सीन इसी अरीना में आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारी लूट पड़ी हुई थी। कोई बंदा इसके पास आता है और हमें दिखाते हैं यहाँ पर वही चमचा एकदम से देख के चिल्लाता है, डैम, यहाँ इतनी सारी लूट, ये तो कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पर जरूर कम से कम 100-200 मॉन्स्टर्स तो होंगे ही ना। कौन सी टीम इतनी ताकतवर है जिसने इन सबको मार दिया? तो आनियो खुशी से कहती है कि ये जरूर बॉस शैडो ही होंगे जो यहाँ पर आए थे। जरा आसपास देखो, हो सकता है कि हम उनसे यहीं पर ही मिल जाए। चलो बॉस शैडो को ढूंढते हैं। पर इससे नालियान की जलने लग जाती है और वो इरिटेट होते हुए कहता है, तुम इतनी ज्यादा श्योर कैसे हो कि ये सब कुछ शैडो ने किया है? तो आनियो बताती है कि क्योंकि वो लिस्ट में रैंक नंबर 1 है और हमारी ऑफिशियल टीम रैंक में सीधा उससे एक कदम पीछे ही आती है और हम ये नहीं कर सकते, तो ये जरूर उसी ने ही किया है। जो सुन के चमचा पीछे से इरिटेट होते हुए चिल्लाने लग जाता है, हाँ ये सब क्या चल रहा है? अगर मैं इनविजिबल हो जाऊं तो मैं भी ये सब कुछ आसानी से कर सकता हूँ, बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। पर आनियो इसे फिर से इग्नोर करते हुए शैडो को मैसेज करती है कि बॉस क्या आप अब भी यहीं पर हो? इतने सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर करने के बाद तो आपके पास जरूर ऐसे बहुत सारे स्किल्स और इक्विपमेंट्स होंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप वो हमें सेल कर सकते हो। पीछे इसका चमचा अब भी अपनी तारीफों के गुणगान कर रहा था, पर तभी इसको कुछ अजीब सी आहट महसूस होती है क्योंकि इसके पीछे शैडो अपने वुल्फ के साथ स्टेल्थ मोड में खड़ा था। वो अपनी स्टेल्थ मोड को डीएक्टिवेट करता है तो इसे भी वो दिखाई देने लगता है और एकदम से डर के मारे पीछे गिर जाता है। वो चिल्लाता है वो, और वो तो पेंट में ही मुँह देता है। पर इतने बड़े माउंट को देख के आनियो तो एमसी के प्यार में ही पड़ जाती है। वो चमचमाती हुई आंखों के साथ कहती है, वाह बॉस, ये तो एक माउंट है, ये आपको कहाँ से मिला? तो काइंग फेंग कहता है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स के लिए शुक्रिया और ये मुझे टूम से ही मिला और एक स्पेशल थैंक्स जाओहाई के लिए। आखिर ये टूम तो तुम्ही ने ढूंढी। जो सुन के जाओहाई भी खुशी के मारे हंसने लग जाती है और इधर एमसी आर्नियो से कहता है कि चलो एक ट्रेड करते हैं, तुम ये आसपास ग्राउंड पे पड़ी सारी आइटम्स को पैक पुक करके रख सकती हो पुराने रूल्स के हिसाब से। तो आर्नियो इसको बीच में ही काटते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, अगर मुझे ये गुड्स पसंद ना आए तो मैं नहीं खरीदूंगी। मुझे पता है कि बिग बॉस हमेशा फेयर प्राइस ही देते हैं। ये लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। पर पीछे इसका चमचा मनालियांग, वो तो अब भी अपनी पैंट में मूत रहा था और इनकी टीम का स्वॉर्ड मास्टर भी ये देख के अपनी आंखें बाढ़ फाड़ के देख रहा था और वो कहता है, क्या तूने मूत दिया? पर ये मनालियांग वो तो अंदर ही अंदर लाल पीला हुआ जा रहा होता है और वो मनी में सोचता है, डैम शैडो, डैम बीस्ट, एक्चुअली में इन लोगों ने पब्लिक के सामने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी। मैं बस शैडो, तू बस मेरा इंतजार कर। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें क्वेंग फेंग को अपने जायंट वुल्फ के साथ राइड करते हुए दिखाया जाता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर छलांगे मारते हुए आगे भाग रहा था। एक नोटिफिकेशन में रैंकिंग लिस्ट को दिखाते हैं जहाँ
लांस शैडो लेवल 13 पे पहुंच चुका है। जस्टिस एग्जीक्यूशन मतलब आन्यू लेवल 10 पे, वांगमिंग भी लेवल 10 पे और ब्लैक प्लम यानी कि लिटिल ब्लैक भी लेवल 10 के साथ रैंकिंग लिस्ट में नंबर 4 पे आ चुकी है। फिर क्वेंग फेंग आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ स्पैम को चेक करता है, जहां उसकी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 245 साल की हो चुकी है और उसके पास 255 इवोल्यूशन पॉइंट्स भी हैं। एमसी से देखने के बाद कहता है कि मैंने अभी अभी जिस अरीना को पूरा क्लियर किया, वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मुझे एक ठीक ठाक सी गोल्ड रैंक की एक स्किल मिल गई है। इस स्किल का नाम है क्वाइट हाइड अवे। ये गोल्ड रैंक की स्किल देखने में तो फनी लगती है, पर इसका इफेक्ट तो अच्छा खासा है। इसमें खड़े खड़े ही तुम स्टेल्थ मोड में जा सकते हो। जब तक तुम हिलो डोलोगे नहीं, किसी पर हमला नहीं करोगे, तब तक तुम हमेशा के लिए वहीं पर ही स्टेल्थ में रह सकते हो। और जब तुम स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करोगे तो तुम्हारी अटैक पावर में 300 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। इसमें 120 सेकंड का कूलडाउन है और लेवल 13 की लेवल रिक्वायरमेंट है। ये स्किल देख के भले ये नॉर्मल लग रही हो, पर रियलिटी में इसका इफेक्ट जानने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है ये बस मेरी स्टेल्थ को एनहांस ही नहीं करता, बल्कि मैं अगर किसी से फाइट करने भी जाऊं तो मैं वहां डायरेक्टली 2 बार स्टेल्थ ब्रेक का यूज कर सकता हूं। इसमें स्टेल्थ ब्रेक का डैमेज बस 300 पॉइंट्स का ही है, जिसमें मैं अगर अपनी बाकी स्टेल्थ ब्रेक और बाकी स्किल एनहांसमेंट्स वाली स्किल्स का इस्तेमाल करूं तो ये डैमेज 2 से 3000 तक पहुंच सकता है। पर अभी तो मैंने इसका बेस्ट पार्ट बताया भी नहीं है। जब भी मैं गेम में एंटर करता हूं तो मेरी रियलिटी में बॉडी इंटेंजिबल स्टेट में आ जाती है, मतलब कि लोग मुझे देख सकते हैं पर मुझे छू नहीं सकते। पर अब से मैं जब भी गेम में आने वाला हूं तो मैं तुरंत ही अपनी क्वाइट हाइड अवे स्किल का इस्तेमाल कर लूंगा, जिससे मेरी बॉडी भी इनविजिबल हो जाएगी। और अब मैं जैसे ही गेम में आ जाऊंगा तो मेरी बॉडी इंटेंजिबल और इनविजिबल दोनों हो चुकी है, मतलब कि मैं रियलिटी से पूरी तरह से गायब हूँ। ना कोई मुझे देख सकता है, ना कोई छू सकता है, क्योंकि इस स्किल की वजह से एमसी की बॉडी हमेशा हमेशा के लिए इनविजिबल हो सकती है। जब तक एमसी खुद हिला डोला ना करे या किसी पे हमला ना करे, वो इनविजिबल ही रहेगा। ये समझ में आने के बाद तो एमसी बिना देरी किए सीधे इस स्किल को इवॉल्व करके एपिक टियर तक पहुंचाने लगता है। एमसी 11 इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और उसकी क्वाइट हिडन स्किल गोल्ड से 4 लेवल इवॉल्व करती हुई सीधा एपिक ग्रेड तक पहुंच जाती है। अब इस स्किल में स्टेल्थ ब्रेक का डैमेज 300 से 800 पॉइंट तक पहुंच चुका है। इसका कूलडाउन 120 से 60 सेकंड का ही रह गया है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर क्वेंग फेंग सोचता है कि अब मेरे पास इतने सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स है तो कुछ और स्किल्स को इवॉल्व कर लिया जाए। तो 34 इवोल्यूशन पॉइंट्स को कंज्यूम करके पॉइजन डार्ट्स को 2 बार इवॉल्व करके सीधा एपिक टियर तक पहुंचा लेता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 17 मीटर से 20 मीटर तक पहुंच चुकी है। इसका मैक्सिमम अटैक डैमेज 240 से 400 तक पहुंच चुका है। इस डार्ट में जहर होता है जो एक बार लगने के बाद रियल डैमेज का 80% देता था, अब 100% कंटिन्यूअस डैमेज देगा हर सेकंड पूरे 5 सेकंड तक। पर ये डार्ट किसी वीक पॉइंट पे लगने के बाद कोई पॉइजन डैमेज नहीं देता और इसका पॉइजन स्टेट को स्टैक भी नहीं किया जा सकता। देन क्वेंग फेंग अपने 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गिफ्ट ऑफ ग्लोरी को इवॉल्व करके मिथिकल टियर तक पहुंचा लेता है। अब गिफ्ट ऑफ ग्लोरी लेजेंडरी टियर से मिथिकल टियर तक पहुंच चुका है। पहले एमसी के लिए किसी का भी वीक पॉइंट 200% बड़ा होता था, अब 300% तक बड़ा होगा। इसका वीक पॉइंट अटैक रेट डबल हो चुका है और इसकी एक्टिव स्किल थ्रोट स्लिट पहले ही अगले 3 सेकंड तक 150% एक्स्ट्रा डैमेज देती थी, अब 200% देगी। पहले इसका कूलडाउन 25 सेकंड था, अब 15 सेकंड ही रह गया है, जो एमसी के लिए सिर्फ 9 सेकंड का ही है। क्वेंग फेंग ये देख के बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मिथिकल स्किल्स तो सच में बहुत पावरफुल होती हैं। अब बस कुछ स्पेशल मॉन्स्टर्स को छोड़ के किसी भी मॉन्स्टर्स पे मेरा हर अटैक एक वीक पॉइंट अटैक डैमेज ही होगा। देन क्वेंग फेंग अपने हाथ में एक पेंडेंट को निकालता है और ये पेंडेंट भी उसे इसी अरीना के अंदर से मिला है। ये एक प्लेटिनम टियर की असेसन टियर एक्सेसरी है। इसका नाम है स्विंडलर्स पेंडेंट। ये फिजिकल पावर को 45 से, स्ट्रेंथ को 20 से, कॉन्स्टिट्यूशन को 20 से प्लस करता है। इसका इक्विपमेंट की लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 13 है और इसमें एक यूनिक स्पेशल इफेक्ट है जो स्टेल्थ के लेवल को 1 से प्लस कर देता है। ये पेंडेंट पाके तो क्वेंग फेंग फूले नहीं समा रहा था और वो सारी स्टेल्थ लेवल मिला के कहता है कि अब मेरे पास लेवल 4 की स्टेल्थ है। इस स्टेज में कोई मुझसे नहीं छुप सकता और कोई मुझे ढूंढ भी नहीं सकता। फिर वो अपने मुंह पे लगी रुमाल जैसी चीज पे इशारा करते हुए कहता है कि यह है एक शैडो वेल जिसने मेरी डॉच रेट को 83% तक इंक्रीज कर दिया है। ये भी मुझे इसी अरीना में से मिला है। ये गोल्ड टियर का असेसन टियर का इक्विपमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को 5 से, स्प्रिट को 5 से और डॉच रेट को 32% से इंक्रीज करता है। क्वेंग फेंग इन सारी चीजों की खुशियां मनाते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसको सामने एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सामने बहुत ज्यादा धुंध उड़ रही थी। एमसी जब इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां जाने लगता है तो वो बीच रास्ते में एक जगह पे आके रुकता है और वो कहता है ये तो, और हमें सामने दिखाते हैं एक बिल्डिंग के पीछे से हमें किसी त्रिकोण हेट वाले मॉन्स्टर की शैडो दिख रही थी। जब हमें इसे सामने से दिखाया जाता है ये किसी पिरामिड में बने किसी गोलम जैसा लग रहा है, बस इसके जायंट रोबोट जैसे हाथ और ये बड़ी बड़ी सिकल्स। इसका पूरा का पूरा शरीर मेटल से ही बना था। अपना एमसीबी स्टेल्थ मोड में इसे देखते हुए कहता है सेंट ऑफ स्टील, कौन इतना खतरनाक बंदा है जिसने इतने पावरफुल बॉस को बाहर निकाल लिया। ये सेंट ऑफ स्टील अपने जायंट सिकल से यहाँ आसपास खड़े सारे प्लेयर्स पे कैजुअली हमला करके सबको मारती जा रही थी और अपना एमसी
इसके बारे में बताता है, मेरी पिछली जिंदगी में ये जियांगाई सिटी के रुइंस में जब आई थी तब हजारों लोगों ने इसके ऊपर हमला किया था, पर अंत में इसके द्वारा मारे गए लोगों का नंबर 4000 से भी ज्यादा हो गया था। पर सच तो ये है कि ये एक सेंचुरी की गार्डियन है जिसका नाम चर्च सेंचुरी है। ये इस जियांगाई रुइंस का सेकंड सबसे बड़ा शेल्टर है। एमसी इसे इमेजिन करते हुए बताता है कि मैं पहले तो चाहता था कि मैं कॉन्सिसी को निपटाऊं और उसके बाद इससे डील करूं, पर अब जबकि ये बॉस खुद से चल के यहाँ आ चुकी है तो मैं पहले इससे ही निपटाता हूँ। फिर क्वेंग फेंग अपने वुल्फ के साथ एक छलांग मारते हुए दूसरी बिल्डिंग की छत पे आ जाता है और वो छत से नीचे देखता है जहाँ स्टील सेंटर्स बड़े आराम से अपने सिकल्स की हेल्प से कैजुअली इन प्लेयर्स को दूर फेंकती जा रही थी और एक एक हमले में सारे प्लेयर्स मरते जा रहे थे। यहाँ एक बंदा अपनी जान को सेक्रीफाइस करके दूसरे बंदे की जान बचाता है तो दूसरा बस उसका नाम पुकारता ही रह जाता है। इतने में दूसरा हमला उसकी तरफ आने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से एक छलांग मारते हुए खुद को बचाता है, पर उसके बगल में खड़ा एक टीममेट वो खुद को नहीं बचा पाता और वो 2 भागों में बढ़ जाता है। अपना एमसी देख के कहता है, तुम लोग अभी के टाइम पे स्टील सेंट से निपटने की सोच रहे हो, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा घमंड है। पर फिर वो किसी और को देख के बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या ये और हमें सामने एक बंदे को एक टाइगर माउंट पे बैठे बैठे उस स्टील सेंट के हमले को डॉज करते हुए दिखाया जाता है। और हमें पता चलता है कि क्वेंग फेंग इसे जानता है। वो इसका नाम बताता है चेन वूमिंग। इसके पास एक हिडन प्रोफेशन है, नाइट टेम्पलर। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इसके साथ 9 बार ऑल आउट फाइट की, पर कभी भी हम दोनों के बीच एक क्लियर विनर निकल के नहीं आ पाया। ये एक बहुत ही चालाक और धोखेबाज किस्म का बंदा है। ये जब भी मेरे द्वारा हारने वाला ही होता था तो ये हमेशा ही कोई ना कोई घटिया ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझसे एस्केप कर ही जाता था। मेरी पिछली जिंदगी में स्टील सेंट को चेन वूमिंग की गिल्ड नाइट टेम्पलर्स ने हराया था। इसके बाद लोग हम दोनों के बारे में ही बहुत सी कहावतें फैलाने लगे, गॉड ऑफ डेथ इन वेस्ट और होली टेम्पल इन ईस्ट। हम दोनों के बीच में झगड़े तो अक्सर होते ही रहते थे और हम दोनों इस जियांगाई सिटी के रुइंस पे ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज पे पूरा कंट्रोल करके बैठे थे। पर जब नाइट टेम्पलर्स की गिल्ड ने पहली बार अपने मेंबर्स को रिक्रूट करना शुरू ही किया था तब इन्होंने अपने मेंबर्स के साथ हेजेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जिसमें मेंबर की सेफ्टी की तो गारंटी दी गई थी, पर उस मेंबर को जिंदगी भर के लिए 50% तक टैक्स रेट चुकाना पड़ेगा। गिल्ड में ज्यादातर मेंबर्स तो बस टॉप लेवल ब्लैक स्लेव्स ही बन के रह गए थे। फिर एमसी गुस्से में इस बंदे की तरफ घूरते हुए कहता है, एकदम सही चेन वूमिंग, इस बार तू कहीं नहीं भाग पाएगा। फिर हमें इधर स्टील सेंट की तरफ दिखाते हैं जो कैजुअल स्ट्राइक्स में ही प्लेयर्स को निपटाए जा रही थी। अभी क्वेंग फेंग अपने स्टेल्थ मोड में स्टील सेंटेस और इन प्लेयर्स के ग्रुप के बीच में आ खड़ा होता है और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी पूरी आंखें लाल हो जाती हैं। चारों तरफ डार्क ऑरा फैलने लगता है और अपने एमसी ने यहाँ डार्क नाइट रिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया था जिससे कई सारे लोग इसके अंदर चपेटे में फंस जाते हैं और वहीं पे ही मरने लगते हैं। इसी भौर के बीच एमसी के पास कई सारे प्लेयर्स के मरने की नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन मरा है, क्या ही करोगे नाम जान के। इवन क्वेंग फेंग भी इन सबको इग्नोर ही कर रहा होता है, पर जब चेन वूमिंग अपने लोगों को ऐसे मरते कटते हुए देखता है तो वो चिल्लाने लग जाता है, क्या ये किसने किया? क्या ये शैडो है? तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो? तो क्वेंग फेंग सीधा स्टेल्थ मोड में इसके पीछे आ जाता है और वो कहता है, क्योंकि मुझे बीफ खाना पसंद नहीं है। जो सुन के ये बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर ये कुछ कर पाता उससे पहले ही क्वेंग फेंग इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके इससे और इसके पूरे ग्रुप को काटते हुए फिसल के आगे निकल जाता है। फिर वो बड़ी स्टाइल में पीछे मुड़ के अपना हाथ घुमाता है जिससे उसका क्लोक भी हवा में लहरने लगता है और वो अपना फ्लावर कर्स का इस्तेमाल करता है जिससे चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर लाल पत्तियां घूमने लग जाती है और इन सब के ऊपर फ्लावर्स उगने लगते हैं जो इनकी सारी लाइफ स्पैन चूस लेते हैं और थोड़ी देर में ये सारे के सारे इस रुइन सिटी के सेंटर में रिस्पॉन हो जाते हैं। चेन वूमिंग इससे इरिटेट होते हुए चिल्लाता है, शैडो कमीने, तू बीफ नहीं खाता तो इससे हम लोगों का क्या लेना देना? पीछे से इसका एक चमचा चिल्लाता है, बॉस मेरी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 0 हो गई है। दूसरा चमचा चिल्लाता है कि ये जरूर उस डैम शैडो की स्किल होगी। प्रेसिडेंट चलो अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उससे फाइट बैक कर सकें। तो चेन वूमिंग इस पे चिल्लाने लग जाता है, तू मरना चाहता है क्या इडियट? क्या तू जिंदगी से थक गया है? चलो कोई नई जगह ढूंढते हैं डेवलप करने के लिए ताकि हम अपनी एक खोई हुई लाइफ स्पैम का लॉस कवर अप कर सकें। पर इसी बदकिस्मत टीम के अंदर एक जाना पहचाना चेहरा भी था जिसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। दोबारा मरने के बाद तो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है। वो अब अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी और फुट फुट के सबके सामने ही रोने लग जाती है और वो मनी में सोचती है, शैडो तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? मेरी लाइफ स्पैम अब तो जीने के लिए भी ज्यादा लाइफ स्पैम नहीं बची है। इधर एमसी के पास भी नोटिफिकेशन आती है कि ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्स ने ज़ाओये की लाइफ स्पैम में से 4 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ले ली है और 1 साल की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ये देख के तो क्वेंग फेंग भी कंफ्यूज जाता है और वो कहता है कि क्या अभी भी मैंने जिन लोगों को मारा इनके अंदर ज़ाओये भी थी? मेरे फ्लावर कर्स ने इसके अंदर से बस थोड़ी सी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्व किया। लगता है वो अपनी जिंदगी के अंत पे आ चुकी है, इसीलिए शायद उसने ये नाइट टेम्पलर्स को ज्वाइन कर लिया एक ब्लैक स्लेव के तौर पे।
ये सारी ही तेरी गलती है, 100% तू ये सब कुछ डिजर्व करती है। एमसी यहाँ अपनी बहन के बारे में कुछ बोल ही रहा था, तभी इतने में वो बॉस एमसी के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है। एक जोरदार धमाका होता है, चारों तरफ धूल उड़ने लग जाती है और हमें इस धूल के अंदर दिखाया जाता है कि क्विंग फेंग ने घोस्ट ब्लर के थ्रू इसे डॉज कर लिया था और वैसे डॉज करते हुए कह रहा था कि इस बॉस की फर्स्ट स्टेज इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पर इस तरफ ये बॉस एक फॉर्मेशन के थ्रू हवा में लहर रहा था, पर जब वो अपनी ब्लेड के ऊपर एमसी का खून नहीं देखता तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो इसे इग्नोर करते हुए अपने दोनों सिकल्स को लेता है और चारों तरफ ही इनको घुमाने लग जाता है। नॉन स्टॉप वो ऐसे ही घुमाया जा रहा था, भले ही उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा हो। वो अंधाधुंध अपनी सिकल्स को घुमाता जा रहा था। थोड़ी देर में इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी और अपना एमसी आसमान में झूल रहा था। वो कहता है ये ऐसे ही अपने लॉक ब्लेड्स को तेजी से घुमाता ही रहेगा। इस टाइम पे हम कुछ फिक्स पॉइंट अटैक या रेंज फिजिकल अटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी का थ्रोट स्लिट और अपनी प्लेग ब्लेड लेके सीधा एक छलांग मारते हुए इसी स्टील सेंट के ऊपर कूद जाता है और नीचे आते ही एक इंस्टेंट शैडो स्लैश मार के इसके आर पार निकल जाता है। देखने को तो ये बस एक ही हमला था, पर एक ही हमले में इसको हजारों का डैमेज पड़ता है और सोने पे सुहागा। इसके बाद इसको एक थ्रोट कट का एडिशनल अटैक पड़ता है जिससे इसकी और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। इसके पूरे गले में एक जोरदार खून का धमाका हो जाता है, चारों तरफ खून का फव्वारा फैलने लगता है और एक ही हमले में इस बॉस की आधी हेल्थ हो चुकी थी। हमले के बाद क्विंग फेंग तो एकदम चिल मूड में सामने खड़ा था, पर ये बॉस वो तो एकदम खौफनाक लुक देते हुए एकदम डार्क टोन में कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। ये मंत्र बहुत अजीब है पर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो हम इसे स्किप करते हैं। क्विंग फेंग जब इसको ये मंत्र पढ़ते हुए देखता है तो मन ही मन सोचता है ये एक सेंचुरी का गार्डियन इसीलिए बन पाया है क्योंकि इसके पास है ये इसकी टेरिफाइंग सेकंड स्टेज। इधर हमें इस बॉस को दिखाते हैं। इसके मंत्र कंप्लीट होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई नई एंटिटी ही जाग गई हो। एक धमाके के साथ इसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ऑरा निकलने लगता है। ये ऑरा बहुत सारे बड़े बड़े हाथ नाखूनों का ही शेप लेने लग जाता है। ये देख के अपना एमसी सोचता है जब इसकी हेल्थ आधी से कम हो जाती है तो इसकी बॉडी के अंदर सील्ड एक डीमन जाग जाता है। इसके मेटेलिक शरीर के अंदर से बहुत सारी क्लिक क्लिक्स की आवाजें आ रही थी जो सुन के एमसी सोचता है कि इसने अब जितना भी डैमेज रिसीव किया है वो वापस हमलावर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा भी सुना है कि इस डेविल के पेट में एक पोर्टल है, जो भी इसके द्वारा खाया जाएगा वो एक अनजानी सी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि लोग टेलीपोर्ट होकर किसी वोल्केनो की गहराई में पहुंच जाते हैं, पर मेरी पिछली जिंदगी में कोई भी वहां से सक्सेसफुल होकर वापस नहीं आ पाया था। मुझे ऐसा लगता था कि इन इडियट्स ने कंफ्यूजन में किसी और गेम की सेटिंग को इसके साथ जोड़ दिया होगा, पर अब मुझे वहां तक जाने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कर देना।